नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग का आपके अपने यूट्यूब चैनल हिंदी साहित्य वाला पे। और आज की क्लास में हम लोग हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल जी का पुस्तक है उस पर चर्चा करेंगे। और हम लोग इससे आज के बाद कंटिन्यू नोट्स बनाएंगे, जो इम्पोर्टेंट नोट्स हैं जो परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण है और जो आते हैं हर साल। देख ही रहे हैं एग्ज़ाम को कि कुछ ना कुछ नया कर रहा है, और जिसमें अब वो क्या कर रहा है, क्वेश्चन कैसे नज़रिए दे रहा है कि जिसमें विषयनिष्ठ क्वेश्चन पूछ रहे हैं। जिसमें मान लीजिए किसी लेखक के बारे में आपको जानना है तो अब उनके बारे में केवल जन्मकाल और उनकी कुछ रचनाएं जान के ही नहीं, इसके अलावा उनकी भाषा शैली और उनकी प्रवृत्ति और किस भाषा में लिखे थे, अन्य चीज़ें भी जानना बहुत ज़रूरी हो गया है। तो इन चीज़ों के लिए हम लोगों को क्या होगा कि फिर जिस लेखक के बारे में पढ़ रहे हैं उनको हम लोग को डीपली पढ़ना पड़ता है, ठीक है। तो उसी नज़रिए से हम लोग इस पुस्तक से नोट्स कुछ तैयार करेंगे, जो नोट्स आपको नेक्स्ट क्लास में से मिलना शुरू हो जाएगा। आज की वीडियो में हम लोग ये जानेंगे कि इस पुस्तक को हम लोग को पढ़ना कैसे है। और इस पुस्तक को हम लोग दोस्तों, बहुत से ऐसे दोस्त हैं जो बता रहे थे कि पुस्तक पढ़ लेते हैं लेकिन समझ में नहीं आता, तो उसी चीज़ को हम लोग छोटे छोटे भाग में तोड़ के पढ़ेंगे, ठीक है। और देखेंगे कि इस पुस्तक को सबसे पहले बाहरी आवरण से समझेंगे कि इसको कैसे पढ़ना है और किस किस पार्ट में बांट के पढ़ना है, ठीक है। ये दोस्तों पुस्तक प्रकरण में बांट के दिया है, तो आइए पहले हम लोग समझते हैं कि किस प्रकरण में क्या दिया है, ठीक है। तो ये पुस्तक का बाहरी पेज है, आप लोग देख रहे हैं, हिंदी साहित्य का इतिहास रामचंद्र शुक्ल। ये भार्गव प्रकाशन से पब्लिश है ये बुक, ठीक है। ये देख लीजिए भार्गव प्रकाशन से। चलिए हम लोग अंदर देखते हैं बुक का क्या है कंटेंट में। तो कंटेंट में दोस्तों देख सकते हैं यहाँ पे विषय सूची है इसकी, और विषय सूची में आप लोग देख सकते हैं पहले, सबसे पहले ही इसमें काल विभाजन है और उसके बाद आदिकाल। आदिकाल में आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे प्रकरण दिया है, सीधे सीधे प्रकरण फर्स्ट। और प्रकरण फर्स्ट में क्या है, सामान्य परिचय, ठीक है। तो हम लोग जब शुरुआत करेंगे आदिकाल तो इसमें वहाँ पे सीधे सीधे हम लोग प्रकरण फर्स्ट में जो महत्वपूर्ण लाइन है जहाँ से क्वेश्चन बनते हैं वो लाइन को हम लोग नोट करेंगे, या आप लोगों को कल जैसे भी होगा उस तरह आप लोगों के सामने पेश करेंगे और बताएंगे, और उस पर हम लोग चर्चा करेंगे। चलिए नेक्स्ट हम लोग उसके बाद क्या है, सेकंड प्रकरण है जिसमें अपभ्रंश काव्य पढ़ना है। उसके अलावा देखिए प्रकरण नंबर 3, इसमें देश भाषा काव्य पढ़ना है। उसके बाद जो नेक्स्ट है वो है प्रकरण 4, और इसमें वीरगाथा काल फुटकल रचनाएं। तो ऐसे अलग अलग प्रकरण में बांट के पुस्तक में दिया गया है नोट, और हम लोगों को प्रकरण वाइज ही हम लोग पढ़ेंगे, जो जिससे कि हम लोग आसानी से इस पुस्तक को समझ सकते हैं और पढ़ सकते हैं। नेक्स्ट है पूर्व मध्य काल, देखिए भक्ति काल, जिसको 1375 से 1700 ईस्वी तक बांटा गया है। और इसमें भी दोस्तों जब शुरुआत होता है तो यहाँ पे प्रकरण फर्स्ट से शुरुआत होता है, जिसमें भक्ति काल सामान्य परिचय पढ़ना है। उसके बाद जो जैसे प्रकरण 2 आता है तो इसमें ज्ञानाश्रयी शाखा में निर्गुण धारा, ज्ञानाश्रयी शाखा, प्रेम मार्गी सूफी शाखा में देखिए प्रकरण 3 में आ जाता है। तो क्वेश्चन ऐसे भी बनते हैं, जैसे मान लीजिए कि यहाँ पे सामान्य परिचय से यहाँ पे इस काल की राजनीति और धार्मिक परिस्थिति दे दिया, तो धार्मिक परिस्थितियाँ में कुछ लाइन दे दिया और पूछ दिया कि निम्न में से कौन सी उस समय की राजनीतिक और धार्मिक परिस्थिति में सम्मिलित नहीं है पंक्ति। तो ये भी पूछ सकता है क्वेश्चन, जैसा कि आ भी रहा है आजकल, कि भक्ति काल के किस प्रकरण से ये पंक्ति उठाई गई है। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत टफ हो गया है आजकल का एग्ज़ाम, वैसे भी देख ही रहे हैं आप लोग। तो इस बात पे हम लोग को विशेष ध्यान देना है, और उस तरह से हम लोग नोट्स तैयार करेंगे कि अगर प्रकरण 1 से हम लोग नोट्स जो तैयार करेंगे तो वहाँ पे हम लोग इतना ज़रूर ध्यान देंगे कि प्रकरण से ही केवल बात हो रही है, ठीक है। इसी तरह चलिए हम लोग आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे कृष्ण भक्ति शाखा है, और यहाँ पे भी प्रकरण 5, प्रकरण 6 फुटकल रचनाओं में। उसके बाद जब रीतिकाल आता है, उत्तर मध्यकाल जिसको कहते हैं, 1700 से 1900 तक, तो यहाँ पे भी प्रकरण फर्स्ट है रीतिकाल सामान्य परिचय। उसके बाद प्रकरण सेकंड जो आता है यहाँ पे, तो वहाँ पे रीति ग्रंथकार कवि। उसके बाद प्रकरण 3 में जब आ रहे हैं तो यहाँ पे रीतिकाल के अन्य कवि आते हैं, ठीक है। ऐसे ही इस पुस्तक को आगे देख सकते हैं आप लोग, आधुनिक काल को भी सेम बांटा गया है, जिसमें प्रकरण फर्स्ट में सामान्य परिचय, गद्य का विकास, और इसके बाद फिर प्रकरण जो सेकेंड आता है यहाँ पे भी आपके गद्य साहित्य का आविर्भाव है। नेक्स्ट जब हम लोग बढ़ेंगे तो आधुनिक गद्य साहित्य परंपरा का प्रवर्तन, और यहाँ पे प्रकरण फर्स्ट, प्रकरण सेकेंड। तो जैसे जैसे दिया है प्रकरण में हम लोग वैसे ही इससे संबंधित नोट्स को तैयार करेंगे।
आगे सेम आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे द्वितीय उत्थान दिया है। अब यहाँ पे सामान्य परिचय, प्रकरण 4 गद्य साहित्य का निर्माण प्रसार, और आगे इसी तरह से अन्य जो भी खंड बांटे गए हैं सबको प्रकरण वाइज ये बांट के दिया है, ठीक है। उसके बाद लास्ट वाला जो है यहाँ पे जो तृतीय उत्थान है और इसमें वर्तमान काव्य धारा है सामान्य परिचय। तो जहाँ तक इसमें पुस्तक में है वहाँ तक हम लोग इसका नोट्स तैयार करेंगे, ठीक है। और उसके बाद जैसे शुरुआत होता है तो काल विभाजन आ जाता है, तो इसको भी देखेंगे। उसके बाद आदिकाल के फर्स्ट प्रकरण से चीज़ें शुरू हो जाती है, ठीक है। आइए अब हम लोग ये जानते हैं इससे कि क्वेश्चन इस पुस्तक से कैसे बनते हैं, क्योंकि तमाम तरह के पब्लिकेशन की और कंपटीशन की भी बुक आ गई है जिसमें सब कुछ समाहित रहता है। तो एंथेटिक जो भी बुक है रामचंद्र शुक्ल की पढ़ने की क्यों ज़रूरत है। तो चलिए हम प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर एक उठाते हैं और उसके ज़रिए हम लोग समझेंगे कि क्यों हम लोग को ये पढ़ना पुस्तक ज़रूरी है, ठीक है। तो देखिए आप लोगों के सामने ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। यूजीसी नेट सितंबर में 2022 में एक क्वेश्चन आया था, देख सकते हैं आप लोग, जिसमें नंददास से संबंधित एक क्वेश्चन है। ये देखिए नंददास से संबंधित कि नंददास के बारे में रामचंद्र शुक्ल के विचार हैं, ठीक है। तो शुक्ल जी के अगर हम लोग पुस्तक पढ़े हैं, देखिए 4 विचार दिया है। इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है। दूसरा दिया है कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादीयुक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। नेक्स्ट है कि इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंद में लिखी गई है। और इसके आगे जो है नेक्स्ट ऑप्शन की अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं, ठीक है। चलिए ये रहा क्वेश्चन। अब हम लोग जैसे आंसर देखेंगे। आंसर का मतलब कि इस पुस्तक में क्यों लाभ है पढ़ने से रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक। तो चलिए हम लोग सगुण धारा में चलते हैं और नंददास जी का जो है टॉपिक उसको निकालते हैं। तो देख सकते हैं आप लोग, ये रहे आपके नंददास जी पुस्तक में। केवल ये दिखाने के लिए दोस्तों हम ये कर रहे हैं कि इस पुस्तक से डायरेक्ट क्वेश्चन कैसे बनते हैं, ठीक है। तो देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे, देखिए क्या दिया है कि ये नंददास जी हैं। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, सॉरी यहाँ पे नंददास जी ये, और इनके बारे में हम लोग को पढ़ना है। तो देखिए अभी जो क्वेश्चन था आप लोगों के सामने उसी को हम सामने करके, और देखिए ये रहा क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे नंददास जी के बारे में शुक्ल जी के विचार, ठीक है। तो देखिए शुक्ल जी की पुस्तक में ही यहाँ पे आपको सीधे सीधे दिख रहा होगा। देखिए यहाँ पे दिया है कि इनकी रचना भी बड़ी सरस और मधुर है, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, ये कि इनकी रचना बड़ी सरस और मधुर है, ठीक है। तो एक पॉइंट अगर आप लोग किताब पढ़े हैं अच्छे से ढंग से तो हम लोग बहुत आसानी से ये क्वेश्चन कर सकते हैं। दूसरा है कि कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। देखिए इस पुस्तक में सीधे सीधे यहाँ लिखा है कि कृष्ण की रासलीला का अनुप्रसादी युक्त साहित्यिक भाषा में विस्तार के साथ वर्णन है। तो यहाँ पे 2 ऑप्शन आपके सही हो गए हैं, ठीक। नेक्स्ट है कि इनकी रचना रास पंचाध्यायी सोरठा छंद में लिखी गई है। जबकि देखिए इनके पुस्तक में ही रामचंद्र जी की पुस्तक में सीधे सीधे हैं कि इनकी सबसे प्रसिद्ध पुस्तक रास पंचाध्यायी रोला छंदों में लिखी गई है। जबकि यहाँ पे जो क्वेश्चन बनाया था उसमें दिया था सोरठा छंद, तो ये आपका ऑप्शन यहाँ पे गलत हो गया। नेक्स्ट है कि अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि नंददास की कविता में नहीं पाए जाते हैं। अब यहाँ पे देखिए क्या दिया है कि सूर ने स्वाभाविक चलती भाषा का अधिक आश्रय लिया है। आगे है कि अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास आदि की ओर प्रवृत्ति नहीं दिखाई है। पर यहाँ पे देखिए, पर नंददास ने ये बातें पूर्ण रूप से पाई जाती है। नंददास में मतलब इनकी रचना में ये जो है अनुप्रास और चुने हुए संस्कृत पद विन्यास इनकी रचना में पाया जाता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या दिया है कि नहीं पाया जाता है। तो इस तरह तीसरा और चौथा ऑप्शन आपके गलत हो जाते हैं और पहला और दूसरा ऑप्शन यहाँ पे 1 और 2 सही हो जाते हैं। सॉरी। तो ये दोस्तों अभी आप लोग के सामने कुछ एक प्रूफ दिखाएं। तो इस तरह से ये क्वेश्चन बनते हैं इस पुस्तक से। रामचंद्र शुक्ल जी की जो बुक है, इस तरह से दोस्तों ये बुक बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है। और केवल यहीं तक नहीं है, इस पुस्तक से पंक्तियाँ भी उठा कर सीधे सीधे दे दी जाती है और पूछा जाता है कि
शुक्ल जी के पुस्तक में ये किस प्रकरण से उठाया गया है, और मतलब या आदिकाल से या भक्ति काल में किस प्रकरण से है, तो प्रकरण वाइज भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए हम लोग उसी तरह से इससे नोट्स भी तैयार करेंगे प्रकरण वाइज भी, और हम लोग इस पुस्तक को कई भागों में डिवाइड करके पढ़ेंगे ताकि हम लोग को बहुत आसानी से समझ में आ जाए पुस्तक, ठीक है, और बार बार हम लोग को नोट्स बनाने की ज़रूरत ना पड़े। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। कल से इसकी वीडियो कंटिन्यू आप लोगों को मिलने लगेगी, जो नोट्स से एकदम स्टार्टिंग से आदिकाल से हम लोग शुरुआत करेंगे। अगर आप लोगों के पास पुस्तक है तो आप लोग भी पढ़ लीजिएगा, ताकि और आसानी रहे। जो नोट्स केवल पंक्तियाँ, इंपॉर्टेंट पंक्तियाँ उठाई जाए तो वो भी समझ में आए कहाँ कहाँ से उठाई गई है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आने वाली वीडियो आप लोगों को सबसे पहले मिले और हम लोग परीक्षा से पहले इसका पूरा नोट्स तैयार कर पाए, ठीक है दोस्तों। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।